आप सभी का स्वागत है जीएस पाठशाला में। आज हम जो देखने वाले हैं वह जनवरी के करंट अफेयर्स को देखेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है ये वीडियो पहले भी आ चुकी है, लेकिन इसके 2-3 क्वेश्चन जो थे शुरुआत में उसमें आवाज का कुछ दिक्कत था, तो इसलिए हमने इसे फिर से अपलोड कर दिया है इस वीडियो को। आपको बता दें कि यह जो हमारा वीडियो है उसके क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में मिल जाएंगे और टॉप 50 जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं ही हमने इस मंथली करंट अफेयर्स में डाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। जैसा कि आपके सामने सबसे पहला प्रश्न दिख रहा होगा कि भारत द्वारा, एक सेकंड इसे हम, प्रश्न है कि भारत द्वारा कुबा में सोलर पार्कों का जो बनाना है, उसका निर्माण करना है, उसके लिए कितनी मिलियन राशि प्रदान करने की बात की जा रही है। तो आपको बता दें कि ये जो सोलर पार्क रिलेटेड बनेगा क्यूबा जो है वहां पर, तो उसके लिए इंडिया जो है वह कितनी मिलियन राशि प्रदान करने की बात की जा रही है भारत द्वारा जो है। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं। आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर ए यानी 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर की जो राशि है वह दी जाएगी। क्यों? ताकि वहां पर एक सोलर पार्क बनाया जा सके। और बात आई है क्यूबा की, तो यहाँ पर क्यूबा आप देख सकते हैं। देखिए जो क्यूबा है इसकी कंट्री कैरेबियन है, कैपिटल सॉरी, ये जो कंट्री पड़ती है वह कैरेबियन में पड़ती है और कैपिटल इसकी हवाना है। और ये जो आपके सामने एक तस्वीर दिख रही है ये वहां के प्रेसिडेंट है, म्यूगल डाइस कैनल जो है ये यहाँ के प्रेसिडेंट है। और क्यूबा जो है आपको ग्लोब में मैप में यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ की करेंसी क्यूबियन पैसा है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न में इतना ही, आगे हम चलते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ और इसी तरह की चीजों को। आप जैसे कि आपको पता है कि 75 मिलियन जो अमेरिकी डॉलर राशि सहायता दी गई है, क्रेडिट लाइन, ठीक है, प्रदान की गई है ताकि भारत रिजर्व बैंक के कुल टीवी सिस्टम के निर्माण को वित्त दे सके। ठीक है, और यह एग्जिम बैंक के द्वारा दी गई है जिसकी फुल फॉर्म होती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए इस प्रश्न में इतना ही, आगे हम चलते हैं। कुछ और चीजों को देख लेते हैं। यह साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। आपको बता दें कि हाल ही में एक आकाश गंगा के बारे में पता लगा है। ठीक है, यह कॉस्मिक डाउन सर्वेक्षण के तहत इसका पता लगाया गया है। अब बात करते हैं कि इसका मेन पॉइंट क्या है। तो आपको बता दें कि EGS-77 आकाश गंगा जो है यह सबसे दूर समूह है, यानी ये धरती से सबसे दूरी पर स्थित होने वाला आकाश गंगा का पता लगाया गया है। ठीक है, इसके बारे में कहा गया है कि यह जब हमारा ब्रह्मांड 680 मिलियन वर्ष पुराना था तब का यह आकाश गंगा है। ठीक है, इस आकाश गंगा की तिकड़ी को खोजा गया है, यानी ऐसी ही 3 आकाश गंगा को खोजा गया है। तिकड़ी है इसकी, बोल सकते हैं। इसका नाम याद रखिएगा EGS-77। ठीक है, और इसे खोजा किसने है? नासा के द्वारा इसे खोजा गया है। वहां की जो टीम है, फाइनेंस इंटरनेशनल जो टीम है, उसने इसकी खोज की है। इसमें पॉइंट्स क्या है सबसे महत्वपूर्ण? EGS-77 इसका नाम है, 680 मिलियन वर्ष पुराना है ये, और साथ ही साथ यह सबसे दूर वाला आकाश गंगा है। तो चलिए इस प्रश्न में इतना ही, आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है अवार्ड से संबंधित है और यह चाइल्ड से रिलेटेड अवार्ड है। प्रश्न है कि 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, यह अवार्ड जो है ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी जो अवार्ड है इसका नाम है। अब हम बात करते हैं कि इन तीनों में से किन्हें यह अवार्ड दिया गया है। तो आपके सामने जो फर्स्ट ऑप्शन यानी सुचेता सतीश जो है उन्हें यह अवार्ड दिया गया है। आइए एक नजर डालते हैं इन पे कि सुचिता सतीश कौन है। तो आपके सामने ये जो तस्वीर दिख रही है सुचिता सतीश है जिन्हें यह अवार्ड दिया गया है। अच्छा, अब इन्हें यह अवार्ड दिया क्यों गया है? क्योंकि ये 12 से 13 लैंग्वेज में गाना जो है इन्होंने परफॉर्म किया है।
तो इसलिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। और आपको बता दें कि ये जो अवार्ड है यह दिया भी इसलिए जाता है कि जो भी बच्चा प्रतिभाशाली है, जो भी चाहे आर्ट हो, कल्चर हो, सॉन्ग हो, इस तरह की चीजों में जो इनकी प्रतिभा हो, तो उन्हें यह अवार्ड हर साल दिया जाता है। और आपके सामने कुछ और पॉइंट्स हम देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन द्वारा दशक की यानी पिछले 10 वर्षों में सबसे लोकप्रिय किशोरी जो है उन्हें घोषित किया गया था कि मलाला यूसुफजई ने, और ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा किया गया था। यह नोबेल पुरस्कार विजेता भी रह चुकी है और आपके सामने ये मलाला यूसुफजई। चलिए आगे हम चलते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं हम। इसका जो उत्तर होगा वह तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले में, ठीक है, तूतुकुड़ी जिले में किया गया है। इसमें छोटे उपग्रहों के यानी छोटे जो उपग्रह है उसमें जाने से पहले अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र भारत में बनाया जा रहा है। यह पहली बार है। या तमिलनाडु में बनाया जा रहा है, उसका जो जिला है तूतुकुड़ी जिले में इसे बनाया जा रहा है। अब बात आई है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई, ठीक है। चलिए इस प्रश्न में इतना ही, आगे हम देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न इस प्रकार से है कि भारतीय उच्च आयोग द्वारा कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ठीक है, कहाँ पर किया गया है? भारतीय उच्च आयोग द्वारा कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया है? यानी हाई कमीशन के द्वारा एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया गया है, जो कि कहाँ पर किया गया है हमें बताना है। चलिए इसका उत्तर जो है बांग्लादेश में है, ठीक है। बांग्लादेश में एक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, ये हाई कमीशन के द्वारा किया गया है। बात करते हैं यहाँ की कैपिटल की, तो आप सभी को पता है ढाका यहाँ की कैपिटल है, टका यहाँ की मुद्रा है, और जो यहाँ की पीएम जी हैं वह कौन है? शेख हसीना जी जो है यहाँ की क्या है? पीएम है, ठीक है। याद रखिएगा शेख हसीना जी यहाँ की कौन है? पीएम है। ढाका कैपिटल है, टका जो है यहाँ की मुद्रा है। चलिए आगे हम चलते हैं। बात करते हैं हम एक और प्रश्न की। विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर की स्थापना कहाँ पर की गई है? अच्छा, विक्रम साराभाई जो है, ठीक है, उसने क्या किया है? बच्चों के लिए एक इनोवेशन सेंटर की स्थापना की है, ठीक है। इस इनोवेशन सेंटर में क्या होगा? इसमें बच्चों को प्राइमरी तरीके से यानी बहुत ही ग्राउंड लेवल के तरीके से सिखाया जाएगा और उनमें इंटरेस्ट जगाया जाएगा अंतरिक्ष के लिए। अंतरिक्ष की जो टेक्नोलॉजी है, जो इसरो काम कर रही है, जो डिफेंस से रिलेटेड काम है, रक्षा से संबंधित, उन सभी की जानकारी और अवेयरनेस देने के लिए यह विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर की स्थापना भारत में की जाएगी। अब हमें देखना है कि यह जो सेंटर है वह कहाँ पर बनाया जाएगा। नई दिल्ली, गुजरात, पंजाब या फिर मध्य प्रदेश में कहाँ बनाया जाएगा? चलिए आपको बता दें यह गुजरात में बनाया जाएगा। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वह विजय रूपानी जी हैं, ठीक है। और गवर्नर जो है वह कौन है? आचार्य देवव्रत जी यहाँ के गवर्नर है। याद रखिएगा गुजरात में यह विक्रम साराभाई जी के नाम पर विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर बनाया जा रहा है, ठीक है। बच्चों को अवेयर करने के लिए, टेक्नोलॉजी से हैंड फ्री करने के लिए गुजरात में गांधीनगर इसकी राजधानी है, ठीक है। विजय रूपानी जो है इसके सीएम है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न है कि बक्सा बर्ड फेस्टिवल के चौथे संस्करण का आरंभ कहाँ पर हुआ है। बताना है हमें कि बक्सा बर्ड फेस्टिवल के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है। ये क्या है, चिड़िया से संबंधित फेस्टिवल है। ये इसलिए मनाया जाता है, हम सभी को पता है कि चिड़ियों की जो बहुत सारी प्रजाति है वह लुप्त होते जा रही, लुप्त होने के कगार पे है, जिसे बचाने के लिए यह बक्सा बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया जाता है हर साल। चलिए इस प्रश्न को भी हम देख लेते हैं। आपको बता दें कि यह पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, बनाया गया है। यहाँ के अली जो है, यहाँ के अलीपुर जो है यहाँ का पश्चिम बंगाल का, इस जिले में इसे मनाया जाता है और इसमें देश विदेश से, यहाँ पर देश विदेश से 50 से भी ज़्यादा बर्ड वॉचर्स जो होते हैं वे इसमें शामिल होंगे। बात आई है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और यहाँ के गवर्नर जो है कौन है, यहाँ के गवर्नर कौन है, अगर हम बात करें तो कौन है यहाँ के गवर्नर। मुख्यमंत्री तो ममता बनर्जी है और यहाँ के गवर्नर कौन है, जगदीप धनखड़ जो है यहाँ के गवर्नर हैं। चलिए इस प्रश्न में इतना ही, आगे हम चलते हैं। प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है कि हाल ही में किस देश के द्वारा 5 साल की वैधता वाले मल्टी एंट्री टूरिस्ट वीजा को मंजूरी दी गई है। ठीक है, टूरिस्ट वीजा को मंजूरी दी गई है। रिसेंटली विच कंट्री हैज अप्रूव्ड मल्टी एंट्री टूरिस्ट वीजा विथ वैलिडिटी ऑफ 5 ईयर्स, यानी 5 साल के साथ बहुत सारे तरीकों से आप वीजा ले सकते हैं। मल्टी एंट्री थी, टूरिस्ट वीजा थी। चलिए आपको बता दें इसका उत्तर यूएई है। ठीक है, यूएई ने अपने यहाँ मल्टी एंट्री के तौर पर टूरिस्ट वीजा देने की मंजूरी दी थी। यह मंजूरी कब दी थी, यह मंजूरी जनवरी के समय दी थी, लेकिन बाद में इसे कुछ समय के लिए कैंसिल कर दिया गया था कोविड के चक्कर में। यूएई की राजधानी क्या है, अबू धाबी है। ठीक है, यूएई की राजधानी क्या है, अबू धाबी है। चलिए आगे हम चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न इस प्रकार से है कि नौसेना के बीच आयोजित होने वाला द्विपक्षीय नसीम अल ब्रह नौसैनिक अभ्यास के जो 12वां सीरीज है, 12वां संस्करण है, वह किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाएगा या किया गया है। भारत बांग्लादेश, भारत अमेरिका, भारत और जापान, या फिर भारत और ओमान। आप देख सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर अगर आप निकालना चाहे तो आप नाम से कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। नसीम अल ब्रह नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, नाम जो है कुछ मुस्लिम जो कंट्रीज है, जो उर्दू लफ्ज है उससे मिलता जुलता है, तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो सकता है कि यह जो है भारत और बंगाल के बीच होने वाला एक नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, और यह द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। चलिए आगे देखते हैं हम, और आपको बता दें ओमान की राजधानी जो है क्या है, मस्कट जो है इसकी राजधानी है। चलिए आगे हम चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि भारतीय नौसेना द्वारा पहला महानेवी कनेक्ट 2020 अभियान की शुरुआत कहां पर की गई। फिर से एक नौसेना द्वारा आ गया है, अभियान जो है आ गया है। हमने ओमान वाला भी देखा। हमें बताना है कि भारतीय नौसेना द्वारा पहला महानेवी कनेक्ट 2020 अभियान की शुरुआत कहां पर की गई। गुजरात, गांधीनगर, किसी का जो है कैपिटल विशाखापट्टनम, या फिर मुंबई।
ये आपको बता दें, यह मुंबई के महाराष्ट्र में आयोजित किया गया पहला महानेवी कनेक्ट 2020 अभियान। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न इस प्रकार से है कि एशिया पैसिफिक ड्रोसोफिला रिसर्च कॉन्फ्रेंस के 5वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया जाएगा? एशिया पैसिफिक ड्रोसोफिला रिसर्च कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड, हमें बताना है यह 5th इसका संस्करण है। भारत, बांग्लादेश, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कहां पर एशिया पैसिफिक ड्रोसोफिला रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा? चलिए इस प्रश्न को हम देख लेते हैं। आपको बता दें, यह जो है यह IISER के तहत किया जाएगा। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के तहत इसे भारत में पहली बार ये एशिया पैसिफिक ड्रोसोफिला रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। भारत इसका आयोजन क्या है, पहली बार कर रहा है। चलिए इससे संबंधित हम कुछ चीजों को देख लेते हैं। चलिए इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें देखना बनता है। भारत इसकी मेजबानी कर रहा है या पहली बार कर रहा है। इसका आयोजन भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्था के द्वारा पुणे में आयोजित किया जाएगा। यह क्या करेगा, जो शोधकर्ता है उनकी जो रिसर्च है उस पर बात होगी, पारस्परिक वार्ता को आगे बढ़ाने में साथ देगा। यानी जो रिसर्चर्स होते हैं उन पर यह बात होगी, उनकी खोज पर, उनकी शोध पर, और इस पर ही मीटिंग होगी। इसमें दुनिया भर से वैज्ञानिक हिस्सा लेंगे जो जीव विज्ञान के बुनियादी और व्यवहारिक प्रश्नों का समाधान प्राप्त करने के लिए प्रतिरूप जीव के रूप में फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उन्हें पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। ठीक है, बात हो रही है यहाँ पर एक जो जीव है फ्रूट फ्लाई, उस ड्रोसोफिला का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यह जीव विज्ञान से रिलेटेड एक प्रोग्राम है जिसका मेजबानी भारत पहली बार कर रहा है। इसमें पूरे दुनिया, देश जगत से, अलग अलग जगह से वैज्ञानिक जो हैं इसमें हिस्सा लेंगे। चलिए आगे हम चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि हाल ही में ब्रिटेन का प्रसिद्ध 2019 कोटा चिल्ड्रन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये भी चिल्ड्रन से रिलेटेड अवार्ड है। ठीक है, अभी हमने सुचिता सुदेश वाला देखा था, जसविंदर बिलन, जोखा अलर्टी या फिर मलाला यूसुफजाई। ब्रिटेन का यह प्रसिद्ध अवार्ड है। 2019 कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? चलिए ऑप्शन नंबर ए, जसविंदर बिलन जो है उन्हें इससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये ब्रिटेन का एक प्रसिद्ध अवार्ड है, याद रखिएगा, ये ब्रिटेन का एक प्रसिद्ध अवार्ड है और ये रही जसविंदर बिलन जी। ठीक है, यार ये है जसविंदर बिलन जी जिन्हें ब्रिटेन का यह कोटा अवार्ड जो है वह दिया गया है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न इस प्रकार से है कि Which bank announced the residential builder loan scheme with a land buyer guarantee? ठीक है, बायर गारंटी के तहत किस बैंक ने एक रेसिडेंशियल बिल्डर लोन अप्रूव किया है? मकान खरीदारी गारंटी के लिए एक आवासीय बिल्डर योजना की घोषणा की है। यानी अगर आप मकान खरीदना चाहते हैं तो उसकी गारंटी के लिए आवासीय बिल्डर लोन योजना की शुरुआत की है। तो यह किस बैंक ने की है? पीएनबी, कैनरा या फिर एसबीआई? चलिए आपको बता दें, यह एसबीआई बैंक के द्वारा यह जो योजना है वह लाई गई है, मकान खरीदारी गारंटी के साथ आवासीय बिल्डर लोन योजना।
ठीक है, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा एसबीआई के बारे में भी, फिर हम इस प्रश्न पे आते हैं। चलिए बात करते हैं एसबीआई। एसबीआई के जो अभी वर्तमान में जो चेयरपर्सन है वह रजनीश जी हैं, ठीक है, चेयरपर्सन रजनीश कुमार जी हैं। अगर हम बात करें एसबीआई की, तो एसबीआई की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसने क्या किया है? आवास जो है खरीदारी, आवास मकान खरीदारी के लिए गारंटी के तौर पर एक योजना की शुरुआत की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यह इंडेक्स से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न है कि विच प्लेस डिड द इंडियन पासपोर्ट गेट इन द हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2020। प्रश्न बोल रहा है जो हैनल पासपोर्ट इंडेक्स हर साल निकाला जाता है, एक इंडेक्स होता है, सभी जो कंट्रीज है उसको देखते हुए इसके कुछ आंकड़ा होते हैं। उसमें बताया जाता है कि जो पासपोर्ट है वह किस तरीके से वीज़ा फ्री पासपोर्ट आप ले सकते हैं, यानी किस तरीके से पासपोर्ट आप इजीली ले सकते हैं, क्या दिक्कत है, क्या क्राइटेरिया, किस तरीके से साल भर इस पर काम हुआ है टूरिज्म पे, इसे देखते हुए हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2020 हर साल निकाला जाता है, ठीक है। जिसमें बोला गया है कि हमारे भारतीय पासपोर्ट का कौन सा स्थान रहा, यानी भारत से जो पासपोर्ट दिया जाता है इसमें कौन सा स्थान रहा। चलिए इसका उत्तर हम देख लेते हैं। रोहन का आंसर है ए। हैनल पासपोर्ट इंडेक्स में हमारे भारतीय पासपोर्ट का जो रहा है स्थान वह क्या है? 84 नंबर रोहन का कहना है। तो रोहन आपको बता दें आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए ये तो बात हो गई हमारे भारतीय पासपोर्ट की कि यह 84वें स्थान पे रहा। लेकिन अगर हम बात करें कि टॉप 3 पे कौन कौन से देश के पासपोर्ट रहे हैं, आपको बता दें जापान फर्स्ट, सिंगापुर सेकंड, उसके बाद जर्मनी जो है, दक्षिण कोरिया वीज़ा फ्री जो एक्सेस है उसमें टॉप 3 पर रहने वाली कंट्री है। और हमारा भारत जो है वह 84 नंबर पर जो है हमारा भारत रहा है, ठीक है। ये तीन जो है, ये तीन जो आप देख रहे हैं ये टॉप 3 पावरफुल पासपोर्ट में गिने गए हैं। इस बार इंडेक्स जो निकला है हैनल एंड पासपोर्ट का मुख्यालय क्या है? लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। इसकी स्थापना 1997 में, अध्यक्ष क्रिश्चियन कैलिन है और सीईओ जिगर स्टेशन जो है इसके वर्तमान में क्या है? सीईओ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न इस प्रकार से है, प्रश्न है कि ईरान द्वारा किस देश की सेना को आतंकवादी संस्था घोषित कर दिया गया है? तो आपके सामने दिख रहा है कुछ नाम, अमेरिका, इजराइल, पाकिस्तान या फिर जम्मू कश्मीर। हमें बताना है कि जो ईरान कंट्री है उसने किस देश की जो सेना है, जो आर्मी होती है, उसे एक आतंकवादी की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया, यानी एक आतंकवादी का टैग दे दिया। ईरान के द्वारा यह किया गया था और इस पर बहुत ही ज़्यादा विवाद भी हुआ था। और ये जो खबर है यह कब की है? जनवरी की खबर है। याद करिए, थोड़ा सा अपने माइंड पर जोर डालिए। इस तरह की खबर न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आई थी, क्योंकि किसी भी देश की सेना को जो है आप आतंकवादी कह दें ये सही नहीं होता है, क्योंकि चाहे वह पाकिस्तान की सेना हो या फिर भारत की सेना हो, अमेरिका की सेना हो या किसी भी कंट्री की सेना, वो अपने देश की सर्विस यानी सेवा देती है, सुरक्षा करती है। तो अगर आप उस देश की कंट्री की सेना को आतंकवादी कह रहे हैं तो यह बहुत ही ज़्यादा गलत
टिप्पणी हो सकती है। तो हमें बताना है कि इन चारों में से किस देश की सेना को कहा गया कि ईरान में आतंकवादी संस्था घोषित है। तो इसमें अगर हम ऑप्शंस देखें, रोहन कुमार का आंसर है सी। चलिए रोहन, इसका आंसर आपका रॉन्ग है इस बार, आप इस बार गलत है। पाकिस्तान नहीं, अमेरिका के देश की सेना को आतंकवादी घोषित किया गया। इसके कारण भी बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि अमेरिका जो है टिट फॉर टैट वाला रवैया हमेशा यूज करता है। वो क्या है, बात विचार कम करता है, एक्शन ज़्यादा लेता है। वह कहीं पर भी क्या करता है, कहीं पर भी अपना सर्जिकल स्ट्राइक कर देता है। ईरान पर जो है उसने बहुत ही बोल सकते उपद्रव भी मचाए रखा है, और भी जो अदर्स कंट्री है जिसके साथ अमेरिका की दुश्मनी चलती है, उसे बहुत ज़्यादा अमेरिका की जो सेना है वो परेशान भी करती है। बहुत ज़्यादा समय समय पर अपनी सेना की कार्रवाई भी करती रहती है, जिसके कारण ईरान ने जो है बोला है कि अमेरिका की जो सेना है वह क्या है, आतंकवादी संस्था है। चलिए आगे हम चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न इस प्रकार से है, प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, ये भी एक इंडेक्स से संबंधित ही प्रश्न है। प्रश्न है कि हाल ही में आई टॉप रिस्क 2020 की रिपोर्ट में भारत का स्थान कितने नंबर पर रहा था, कि हाउ मेनी प्लेस जो है भारत का। अभी हमने क्या देखा, पासपोर्ट वाला इंडेक्स देखा, हेनल इंडेक्स पासपोर्ट देखा। अब हम देख रहे हैं कि टॉप रिस्क 2020 रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या रहा ग्लोबल तौर पे। चलिए आंसर है इसका, अगर हम देखें तो इसका आंसर 5th है। यानी भारत जो है रिस्क लेने में आगे है, यानी भारत में जो चीजें हैं वो भारत जो है रिस्क लेने में आगे है, टॉप रिस्क की लिस्ट में यह आगे है, जिसमें से इसने 5th स्थान को प्राप्त किया है। क्या है, 5th स्थान को प्राप्त किया है। और अगर हम बात करें, अगर पहला नंबर बात करें तो इसमें अमेरिका का नाम सबसे ऊपर रहेगा। चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ महत्वपूर्ण चीजों को कवर करते हैं। अब बात आई है इस जोखिम भरे लिस्ट की, तो बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं। इस साल जो है 2019 वाला जो ये है, जो 2019 को जब रिसर्च किया गया, एक आंकड़ा निकाला गया सारी चीज़ों को देखते हुए कि कैसा रहा 2019 भारत के लिए, तब जाकर 2020 में यह जो लिस्ट निकाली गई है इसमें कुछ क्राइटेरिया को देखा गया, यानी कि जो हुआ है पूरे साल। रोहन कुमार का आंसर है 5। चलिए आंसर आपका सही है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है क्या है, धांधली। ठीक है, ये 10 पॉइंट्स जो हैं जो कि पूरे 2019 में बनी रही, यानी बोल सकते हॉट मुद्दा रहा, हॉट टॉपिक रहा। ठीक है, धांधली, यूएस को नियंत्रण कौन कर रहा है, यानी अमेरिका वाला, वही यूनाइटेड स्टेट वाला, वहां पे तो हमेशा कोई ना कोई विवाद रहता ही है। और खासकर जब से डोनाल्ड ट्रंप वहां के जो है प्राइम मिनिस्टर हैं, तब से प्रेसिडेंट हैं, तब से वहां पर क्या है, ये सब आम बात है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, धांधली की यूएस को नियंत्रण कौन कर रहा है, सबसे बड़ा रिस्क। उसके बाद कुछ अन्य बड़े फैसले जैसे कि बोल सकते हैं कि आपको याद होगा यूएस ने भारत को जो है निकाल दिया था अपने बिजनेस वाली लिस्ट से। बोला था कि कुछ जो चीज़ें हैं जो कि टैक्स फ्री थी उस पर हम टैक्स लगाएंगे, और विकसित देशों से, यानी जो हमारा देश जो विकसित देश था उससे भी इसको बाहर कर दिया था, विकासशील देशों से भी लिस्ट से बाहर कर दिया था। तो इस तरीके से कुछ जो बड़े फैसले लिए गए वो इसके अंदर आएंगे। उसके बाद
चीनी अमेरिकन जो भाई भाई वाला लड़ाई अभी भी चलता है कि चीन कुछ करता है तो यूएस वाला इस पर टिप्पणी करता है, यूएस कुछ करता है तो चाइना वाला इस पर टिप्पणी करता है, वहाँ के जो भी फॉरेन डेलीगेट्स जो लीडर्स हैं, ठीक है। उसके बाद एमएनसी यानी मल्टीनेशनल जो कंपनी है उसको क्या किया गया है, नहीं बचाया जा रहा है, यानी दिन पर दिन या जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वह बंद हो रही हैं। आप सभी को बता दें कि किसी भी देश में अगर कोई भी उद्योग होता है, चाहे हमारे भारत में टाटा हो, महिंद्राज एंड महिंद्राज कंपनी हो, या फिर बहुत सारी ऐसी बड़ी कंपनी हैं, ठीक है, अगर यह घाटे में चल रही हैं, जैसे कि बीएसएनएल है, इस तरह की ऐसी जो चीज़ें हैं अगर वह बंद हो रही हैं तो यह बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है। उससे होगा क्या कि और बेरोजगारी बढ़ेगी, और इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनी अगर वह बंद हो रही है, अगर उन्हें नहीं बचाया जा रहा है तो ये भी एक जोखिम भरा बोल सकते हैं कि रास्ता हो सकता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा नाम इंडिया गेट जो है मोदी फाइट, यानी मोदी जी के अगेंस्ट जो एक लहर चली हुई थी, मोदी लहर, वो अब देख रहे हैं आप दिन पर दिन खत्म हो रही है। यानी मोदी जी के अगेंस्ट जो फाइट चली थी, ठीक है, मोदी जी ने जब एनआरसी लाया, सीएए लाया, उसका भरपूर मात्रा में पूरे भारत में जब प्रोटेस्ट हुआ, उन सभी पॉइंट्स को इसमें हम देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं यूरोप भू राजनीतिक जोखिम का, ठीक है, जलवायु परिवर्तन वर्सेस अर्थशास्त्र, यानी जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो अर्थशास्त्र है क्लाइमेट चेंज के साथ, यानी क्लाइमेट चेंज के कारण जो राजनीतिक, पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक यानी पैसे का जो इम्पैक्ट पड़ा वो भी हमारे 10 जोखिमों में से एक है। ईरान और इराक की मुद्दा जो हुआ उस पर हो गया। उसके बाद लैटिन अमेरिका में असंतोष, या जो लैटिन अमेरिका वाला इसमें हिस्सा है, इसमें वहाँ के प्रेसिडेंट के द्वारा जो नियम कानून बनाए जा रहे हैं जिससे पब्लिक में बहुत ज़्यादा असंतोष देखने को मिला, ठीक है, प्रोटेस्ट हुआ। और लास्टली अगर बात करें तो तुर्की से रिलेटेड जो विवाद चल रहे थे, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से। और एक बात और आपको बता दें कि 2020 के टॉप रिस्क नेता में से, लिस्ट में से जो मोदी जी हैं उनका नाम सबसे ऊपर है, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि डच बैंक ने 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कितने मिलियन तक की राशि पहुंचाने का अनुमान लगाया है, यानी भारत की अर्थव्यवस्था में डच बैंक जो है 2030 तक कितने मिलियन तक पहुंचाने का अनुमान लगाया है। आपको याद होगा हमारे जो अर्थव्यवस्था है उसमें मोदी जी ने कहा था कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन तक ले जाएंगे, 7 ट्रिलियन तक ले जाएंगे, इस तरीके का एक लक्ष्य रखा गया था। उसी पे डच बैंक का एक अनुमान है 2030 तक कि भारत की जो इकोनॉमी है वह कितने मिलियन तक पहुंच जाएगी। चलिए इसका जो उत्तर है 7 ट्रिलियन जो है, इसका उत्तर बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें डच बैंक की तो इसका हेडक्वार्टर जो है जर्मनी में इस्टेब्लिश है, जर्मनी में इस्टेब्लिश है, बर्लिन जर्मनी में यह इस्टेब्लिश है। और अगर हम इसकी बात करें तो यह 1870 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1817 में इसकी स्थापना की गई थी। 10 मार्च को इसकी स्थापना बर्लिन जो है वहां पर की गई थी। 7 ट्रिलियन डच बैंक ने बोला है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2030 तक हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और ये रहा डच बैंक। चलिए हमारा जो प्रश्न है कि क्रोएशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने। प्रश्न क्या है? क्रोएशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने। आपको याद होगा क्रोएशिया की जो सैर है हमारे जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी की थी। यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है।
चलिए हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए, जोरन मिलिनविच जो है यहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, अगर बात करें यहाँ की पीएम की तो कौन है, कलिंदा ग्रेबर जो है यहाँ की पीएम ऑलरेडी है। और चलिए इन्हें हम तस्वीर के थ्रू पहचान लेते हैं कि कौन है। तो ये रहे राष्ट्रपति जी और ये रही पीएम। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार से है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई राज्य दक्षता सूचकांक 2019 में किस राज्य ने दक्षता सूचकांक में फर्स्ट स्थान लिया है? हरियाणा, कर्नाटक, केरल या फिर इन तीनों राज्यों ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में एक अच्छा पायदान हासिल किया है। ऊर्जा मतलब आप सभी को पता है, चलिए इसका उत्तर जो है ये सभी यानी केरल, कर्नाटक, हरियाणा इन तीनों ने क्या किया है, बाजी मार ली है राज्य ऊर्जा दक्षता वाले चीज में। चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ चीज को देख लेते हैं। आपके सामने कुछ एक बहुत ही सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं। इस इंडेक्स का नाम क्या है, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। ठीक है, इसमें होता क्या है, सभी क्षेत्रों में बिजली, कोयला, तेल, गैस आदि के माध्यम से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जो ऊर्जा की मांग है उसमें प्राथमिक ऊर्जा को पूरा करने के आधार पर यह 4 समूहों में बांटा जाता है। अब यह 4 समूह कौन से हैं, फ्रंट रनर, अचीवर, कंटेंडर और क्या है एसिपरेंट। ठीक है, यह 4 अलग अलग भागों में इसे बांटा जाता है, अलग अलग श्रेणी में। मेनली जिन भी चीज़ों से ऊर्जा मिलती है, चाहे वह गैस हो, कोयला हो, पानी हो, बिजली हो, तेल हो, इन सभी चीज़ों से जिन भी चीज़ों से हमें ऊर्जा मिलती है उसकी पूर्ति, ठीक है, कितना अच्छे तरीके से किस राज्य ने की है, इसी चीज़ का इंडेक्स निकाला जाता है। यह 2019 का इंडेक्स है। आपको बता दें, हमने देखा क्या, यह 3 जो राज्य उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन जम्मू कश्मीर, झारखंड, राजस्थान, केरल ने सबसे खराब प्रदर्शन करके दिखाया है। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न इस प्रकार से है कि हाल ही में सुचिंद्रम थानुमल्यन मंदिर का लोकप्रिय रथ उत्सव हुआ। ठीक है, याद रखिएगा ये प्रश्न पूछा जा सकता है। वे कहाँ पर हुआ, चेन्नई, तमिलनाडु, केरला या फिर उड़ीसा, इन सभी राज्यों में से कहाँ पर यह सुचिंद्रम थानुमल्यन मंदिर लोकप्रिय रथ उत्सव मनाया गया? चलिए सभी तो साउथ के नाम ही है, साउथ राज्य के। चलिए तमिलनाडु जिसकी कैपिटल क्या है, जो है तमिलनाडु जिसकी कैपिटल चेन्नई है। ठीक है, चेन्नई यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, जहाँ पर यह थानुमल्यन मंदिर का लोकप्रिय रथ उत्सव मनाया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वह बैंकिंग सेक्टर से है। प्रश्न है कि किस बैंक के द्वारा वीडियो आधारित पहचान प्रक्रिया को मंजूरी की शुरुआत दे दी है? यानी वीडियो से जो है अब आपकी पहचान की जो प्रक्रिया होती है, जो आप बैंक जाकर अपना पहचान देते हैं, इन सभी चीज़ों को वीडियो पहचान यानी वीडियो कॉल के जरिए आपका पहचान प्रक्रिया जो है उसे पूरा कर लिया जाएगा। तो वह किस बैंक ने 2019 में शुरुआत की है? SBI, PNB या फिर RBI? चलिए आपको बता दें कि यह भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है इसकी घोषणा की है कि अब वीडियो पहचान प्रक्रिया जो है उसके तहत भी ग्राहकों की पहचान आप कर सकते हैं। और आप हम सभी देख लेते हैं RBI के बारे में बोला जा रहा है। RBI की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। यह
कोलकाता में किया गया था और अभी हेडक्वार्टर इसका जो है मुंबई में है। और वर्तमान में अगर बात करें 25th गवर्नर की, तो शक्तिकांत दास जी जो हैं वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। चलिए, इससे पहले उर्जित पटेल थे और उनसे भी पहले रघुराम राजन जी थे। चलिए आगे हम देख लेते हैं। बात करते हैं हम इम्पोर्टेंट डे से रिलेटेड। बात है कि किस डेट को हम विश्व हिंदी दिवस हर साल जनवरी में मनाते हैं। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस हम जनवरी में मनाते हैं, तो किस तारीख को मनाते हैं यह दिवस? चलिए आपको बता दें कि यह 2006 को नागपुर में इसका आयोजन किया गया था। इसमें देश विदेश यानी 30 देशों से लगभग 122 प्रतिनिधि ने इसमें हिस्सा लिया था। 2006 से नागपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। तब से यह ऑप्शन नंबर बी यानी 10 जनवरी से मनाया जाने लगा है, पूरे ऑल ओवर दुनिया को बताने के लिए कि हिंदी भाषा भी कितनी अच्छी भाषा है। इसका प्रसार करने के लिए यह मनाया जाता है 10 जनवरी से, 10 जनवरी को 2006 के बाद से। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि हाल ही में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडीज इन क्लासिक तेलुगु का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? यानी तेलुगु भाषा की पढ़ाई कराने के लिए एक स्टडी सेंटर बनाई गई है, वह कहाँ पर स्थापित किया गया है? ठीक है, याद रखिएगा, तेलुगु से रिलेटेड स्टडी करने के लिए एक सेंटर बनाया गया, स्टडी सेंटर बनाया गया, वह कहाँ पर बनाया गया है? चलिए इसको देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के नलोर जिले में इसकी स्थापना की गई है तेलुगु सेंटर की। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं तुरंत ही। प्रश्न हमारा है कि दुनिया के 8वें अजूबे की सूची में 8वां अजूबा कौन सा शामिल हुआ? बुर्ज खलीफा, ट्विन टावर, ताजमहल या फिर स्टैचू ऑफ यूनिटी? चलिए, इस प्रश्न में तो कुछ है ही नहीं, तो आप ऐसे भी देखकर बता देंगे। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में बनाया गया उसे शामिल किया गया है। आपको बता दें इसकी लंबाई 182 मीटर की है। इसकी लंबाई जो है 182 मीटर की है। यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा में शामिल है। गुजरात में बनाया गया है। विजय रूपानी यहाँ के सीएम है और राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। आप याद रखिएगा, ये विश्व के 8वां अजूबा की सूची में शामिल हुआ है। और इसमें सरदार जी की, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, इसमें इन्हें अंकित किया गया है। यानी ये जो मूर्ति बनाई गई है वह 182 मीटर की है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है कि हाल ही में रायसीन डायलॉग का 5वां संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? कुछ ऑप्शंस आपके सामने हैं। चलिए आपको बता दें कि इसकी मेजबानी भारत ने की है। भारत के तरफ से जो हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर सुब्रमण्यम ने इसकी मेजबानी की है। इसमें 100 देशों से 700 से ज़्यादा प्रतिनिधित्व शामिल हुए हैं। इसमें ईरान, रूस, ऑस्ट्रेलिया, मालदीव, एस्ट्रोजन राज्य शामिल हुआ है और यह विदेश मंत्रियों की एक संयुक्त बैठक है, रायसीन डायलॉग।
ठीक है, जिसका यह 5th संस्करण था जो कि भारत के द्वारा आयोजित किया गया था। चलिए आगे हम चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न इस प्रकार से कि अमेरिका ने किस देश की मुद्रा को मैनिपुलेटर की सूची में डाल दिया, यानी पैसे रुपये को मैनिपुलेट की सूची में डाल दिया है। कुछ ऑप्शंस आपके सामने हैं। अगर बात आई है यूएसए की तो आपको बता दें कि यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी है। ठीक है, चीन को मुद्रा के रूप में चीन की मुद्रा जो है मैनिपुलेटर की सूची में इसे डाल दिया गया है। ठीक है, आप सभी को पता है चीन और अमेरिका में कितनी दोस्ती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि किस कंट्री के स्पेस सेंटर से GSAT-30 उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाएगा? GSAT याद रखिएगा, GSAT-30 सैटेलाइट जो है इसको लॉन्च किया जाएगा किस कंट्री के स्पेस सेंटर से? चलिए इसका ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। आपको बता दें कि यह गुयाना से इसे किया जाएगा। अगर हम बात करें इसकी वेट की तो इसका वेट जो है 3357 किलोग्राम होगा। ये जो सैटेलाइट है GSAT-30 इसे गुयाना के स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। इसका वजन 3357 किलो होगा। चलिए आगे हम चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कुछ इस प्रकार से। प्रश्न है कि वेयर डिड द फेमस परशुराम कुंड मेला स्टार्ट? परशुराम कुंड मेला कहाँ पर आयोजित किया गया? पीएम खाड़ू इसके सीएम है। अरुणाचल प्रदेश में यह प्रसिद्ध परशुराम कुंड मेला का आरंभ किया गया है। चलिए इस प्रश्न में इतना ही। आगे हम चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है कि गणतंत्र दिवस की परेड पहली मुंबई एडजुटेंट की भूमिका निभाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? यानी गणतंत्र दिवस पर जो पहली ऐसी महिला कौन है इस साल जिन्होंने सेना का नेतृत्व किया परेड के दौरान, और यह पहली बार हुआ है। यह रिपब्लिक डे पर हुआ है। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके सामने। चलिए उत्तर जो है इसका तानिया शेरगिल है। बात ये कौन है? तानिया शेरगिल है, जिन्होंने रिपब्लिक डे पर जो है एजेंट की भूमिका निभाई थी। यह पहली महिला एजेंट है। बात करते हैं भावना कंठ। इन्हें जो है 14 जून 2014 को भारतीय युद्ध पायलट में जो है शामिल किया गया, यानी ये जो है पहली महिला युद्ध पायलट के रूप में शामिल किया गया है भावना कंठ। और इनके साथ ही 2 इनकी और साथी को भी शामिल किया गया है, जिनका नाम क्या है? मोहन सिंह और जो है अवनी चतुर्वेदी जो है। ठीक है, यहाँ पे पेन थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। ये मोहन सिंह, भावना कंठ और अवनी चतुर्वेदी, इन तीनों को भारतीय महिला युद्ध पायलट के तौर पर चुना गया है, शामिल किया गया है 14 जून 2014 को। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, और ये रही तानिया शेरगिल जी। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न इस प्रकार से प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य को प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए मिला स्वच्छ दर्पण पुरस्कार 2019? यानी स्वच्छ भारत अभियान में जो प्लास्टिक कचरा प्रबंधन है उसके लिए क्या किया गया है? स्वच्छ दर्पण पुरस्कार दिया गया है। उड़ीसा, केरला या फिर हैदराबाद या फिर चेन्नई? चलिए इसका भी उत्तर हम देख लेते हैं।
प्रश्न हमारा क्या है, उड़ीसा को इसमें शामिल किया गया। उड़ीसा ने अपने राज्य में प्लास्टिक जो कचरा होता है उस पर बहुत ज्यादा रोक लगाई, जिसके कारण प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए उसे क्या मिला है, स्वच्छ दर्पण पुरस्कार 2019 से नवाजा गया है। बात रही उड़ीसा की तो इसकी कैपिटल भुवनेश्वर है। गणेशी लाल जी जो है इसके गवर्नर हैं, ठीक है, याद रखिएगा गणेशी लाल जी इसके गवर्नर हैं। अगर बात करें तो इनके जो सीएम है वह नवीन पटनायक जी इसके सीएम हैं। क्या मिला है उड़ीसा को, स्वच्छ दर्पण पुरस्कार अवार्ड, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में हर साल हम सेना दिवस किस दिन मनाते हैं, किस दिन हम आर्मी डे को मनाते हैं। चलिए इसके ऑप्शंस को हम देख लेते हैं, फिर इसका उत्तर भी देख लेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे 28वें सेना अध्यक्ष का। तो आपको बता दें मनोज मुकुंद नारवाने जी जो हैं, MM नारवाने जी जो है वो इसके लेफ्टिनेंट है अभी वर्तमान में। और यह 72वां नंबर का हमने इंडियन आर्मी डे जो है वह मनाया है, 72वां नंबर का। यह हमने 15 जनवरी को मनाया है, ठीक है, याद रखिएगा। और यह हम 1949 से मनाते आ रहे हैं। चलिए आगे हम चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न इस प्रकार से प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध लेखक को 29वीं सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। आपको बता दें ये जो अवार्ड है यह के बिरला ग्रुप की तरफ से अनाउंस किया जाता है, जिसमें 2019 के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह साहित्य से रिलेटेड एक पुरस्कार है। वासुदेव मोही को यह अवार्ड दिया गया है। ये जो है सिंधी भाषा के साहित्यकार हैं, ये सिंधी भाषा के साहित्यकार हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। उन्होंने एक किताब लिखी चेक बुक नाम की, जिसके कारण उन्हें यह सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस पुस्तक में जो है यह पुस्तक 2012 में लाई गई थी और इसमें जो है छोटे छोटे भाग हैं। इसमें इन्होंने आत्मकथा के बारे में लिखा है, ठीक है, इसमें इन्होंने कहानी लिखी है छोटी छोटी, जैसा कि हम देखते हैं ना आजकल वेब सीरीज आ रही है 7 पार्ट 3rd पार्ट अलग अलग पार्ट में। इसी तरीके से इन्होंने जो चेकबुक एक पुस्तक लिखी है, ठीक है, ये सिंधी भाषा के साहित्यकार हैं। कौन है, वासुदेव मोही। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसमें छोटे छोटे अलग अलग पृष्ठ लिखे हैं। चेकबुक इस पुस्तक का नाम है, जिसके कारण उन्हें यह अवार्ड दिया गया है। बात करें हम तो 1991 में सबसे पहले यह पुस्तक हरिवंश राय बच्चन को उनकी अपनी बायोग्राफी लिखने के लिए दी गई थी। यानी 1991 से यह अवार्ड जो है चला आ रहा है। चलिए अब हम वासुदेव मोही जी को देख लेते हैं। ये रहे वासुदेव मोही जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नेशनल बुक ट्रस्ट का अगला निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ नेशनल ट्रस्ट बुक ट्रस्ट। चलिए आपको बता दें युवराज मलिक को अगला अपॉइंटमेंट किया गया है। ये लेफ्टिनेंट जनरल कर्नल है, ठीक है, युवराज मलिक जी ने नेशनल बुक ट्रस्ट का मैनेजिंग डायरेक्टर बोल सकते हैं डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया गया है। अब एक और अपॉइंटमेंट की बात कर लेते हैं। हरीश साल्वे ये भारतीय वकील है जिन्हें इंग्लैंड के वेल्स की अदालतों के लिए महारानी के वकील के रूप में नियुक्त किया गया है। बात आई है इंग्लैंड की यानी यूनाइटेड किंगडम की। किंगडम की राजधानी लंदन है, पाउंड यहाँ की मुद्रा है और बोरिस जॉनसन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। चलिए आगे हम चलते हैं और आपको बता दें ये महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ये भारतीय वकील हैं।
चलिए, और ये रहे हारिस साल्वे जी। चलिए आगे हम चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि हाल ही में तीसरे वैश्विक आलू सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया। चलिए आपको बता दें, गुजरात में इस बार 2020 का ग्लोबल पोटैटो कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेशन किया गया है। सोचिए, आलू के लिए भी एक कॉन्फ्रेंस होता है और आलू का भी भाव कितना है, बहुत ज़्यादा भाव इस समय बढ़ा हुआ है। ये गुजरात में आयोजित किया गया है। आपको बता दें कि भारत में जो गुजरात है या क्या है, आलू जो है, आलू उत्पादन के मामले में सबसे आगे है। इसमें क्या होगा, आलू की खेती को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसके बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा या फिर दिया गया है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि देश का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल कहाँ खोला जाएगा। फर्स्ट एनिमल वॉर मेमोरियल कहाँ पर ओपन किया जाएगा। चलिए आपको बता दें कि ये जो है उत्तर प्रदेश में पहला एनिमल वॉर मेमोरियल खोला जाएगा। लखनऊ इसकी राजधानी है और यहीं पर हाथियों के इलाज के लिए भी एक जल हॉस्पिटल भी खोला गया है। यानी पानी के प्रेशर से जो इलाज होगा, जिस तरीके से इंसानों की फिजियोथेरेपी होती है, उसी तरीके से हाथियों का जो है जल के साथ, जल पानी के स्पीड के साथ क्या होगा, उनका भी फिजियोथेरेपी करने के लिए एक हॉस्पिटल खोला गया है, जो कि ऑल्सो यूपी में है। चलिए अगला प्रश्न है कि 2019 के हरित रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। ग्रीन रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। कुछ 4 नाम आपके सामने हैं। चलिए, डॉक्टर एन कुमार जो है, इसके क्या है, हरित रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति हैं। ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड व्यक्ति हैं, इन्हें दिया गया है हरित रत्न पुरस्कार। ये रहे डॉक्टर एन कुमार जी। कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ये जो है अवार्ड हर साल क्या किया जाता है, दिया जाता है। प्रश्न है कि किस देश ने यूरोपियन यूनियन संगठन से अपनी सदस्यता को खत्म कर लिया है। अपनी सदस्यता को खत्म कर लिया है। आपको याद होगा, ब्रिटेन ने अपनी सदस्यता को यूरोपियन यूनियन से हटा लिया था। मेंबरशिप क्या कर लिया था, क्विट कर दी थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है इस प्रकार से है, और बात कर लेते हैं कुछ हम यूरोपियन यूनियन की। 28 सदस्य राज्यों का यह राजनीतिक आर्थिक संघ है, जो मुख्य रूप से यूरोप में स्थित है। इसकी अनुमान जो है, इसमें जो जनसंख्या है वह 513 यानी 513 मिलियन है। ब्रुसेल्स के बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न है कि रेलेंटलेस पुस्तक किसकी आत्मकथा पर केंद्रित है। यानी जो रेलेंटलेस पुस्तक लिखी गई है वह किसकी बायोग्राफी पर केंद्रित है। नरेंद्र मोदी, प्रणब मुखर्जी, अरविंद केजरीवाल या फिर यशवंत सिन्हा जी। चलिए आपको बता दें, ये जो है यशवंत सिन्हा जी के ऊपर लिखी गई पुस्तक है और ये रही इस पुस्तक का एक चित्र। उनकी आत्मकथा पर लिखी गई यह पुस्तक है। ठीक है, यशवंत जी का, और ये रहा इस पुस्तक का, ये रही इस पुस्तक का कवर पेज। नेक्स्ट प्रश्न पे आ गए हैं हम। प्रश्न हमारा है कि हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कप्तान का निधन हो गया है, तो जो है वह कौन थी।
पहली भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है, इसलिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए बता दें आपको कि जिनका निधन हुआ है, इन्होंने 1963 से 1966 तक भारत की हॉकी टीम की कमान संभाली थी। ठीक है, सुनीता चंद्रा इनका नाम है और इन्हें अर्जुन अवार्ड भी दिया जा चुका है। जो खेल पुरस्कार होता है खिलाड़ियों को उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, वो भी इन्हें मिल चुका है। ये भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व पहली कप्तान रह चुकी हैं और ये रही सुनीता चंद्रा जी। ठीक है, ये रही आपके सामने सुनीता चंद्रा जी। तो चलिए आज का जो हमारा वीडियो है इसमें इतना ही, और ये हमने यहाँ पर जनवरी मंथ के पूरे करंट अफेयर्स को कवर किया है। इसकी पीडीएफ आपको बहुत जल्द हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप अमित सर को अनअकैडमी पर इस लिंक पर फॉलो कर लें और अमित फॉर जीएसपी कोड का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी से लेना चाहते हैं। अब हम सबसे महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं। अगर आप यह वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप यह वीडियो Facebook पेज पर दे रहे हो तो हमारे पेज को लाइक करें, शेयर करें और इसे फॉलो करें, और बेल आइकन जो इस वीडियो के नीचे है उसे प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियोस लाए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिसकी पीडीएफ आपको हमारे जितने भी करंट अफेयर्स उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और ये रहा हमारे टेलीग्राम ग्रुप का एड्रेस। आप हमसे हमारे इंस्टा, फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं और